Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आपका बहुत ही डरावना पेपर जिसको आप में से कई लोग मानते हैं, सितंबर 2014 यानी 2014 का पेपर 2. आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसको लेकर के. पेपर 1 मैं इसका करा चुकी हूँ कल. आज हम करेंगे इसका पेपर 2. आसान सा पेपर है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, 1-2 क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आए हैं. तो स्टार्ट करेंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद. 30 क्वेश्चंस होंगे. आपका एडमिट कार्ड आज आ ही चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, 15 दिन पहले आता ही है. आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, बेसिकली वो अपने आप पे कंप्लीट एडमिट कार्ड ही है, उसको आपको लेकर के जाना है, घर छोड़ के नहीं जाना. ऑब्वियस है ये बात, कई लोगों को कन्फ्यूजन है इस बात को समझने में, है ना. तो ये तो एक बेसिक सी बात है. बिल्कुल अब की बार सीटेट पार, बिल्कुल हर बार ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है और बहुत सारे लोग, लाखों लोगों ने सीटेट किया है लेट्स लर्न से, बिना किसी मजाक के अगर मैं बात करूं तो. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर अभी से भी आप 15 दिन सीरियसली पढ़ लेते हैं ना, सीटेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको अगर समझ में आ जाए कि पढ़ना कैसे है कि तो आप ना कर पाए. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट से. डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू. डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव यानी विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, जो बच्चे के विकास को ध्यान में रखेगा, वो टीचर्स को या टीचिंग को क्या डिमांड करेगा, ये हमसे पूछा है. मार्ग भी हूँ. बहुत बढ़िया. आ जाइए एक बार. ईवीएस कल करेंगे, आज एडमिट कार्ड की वजह से दिन वाला सेशन दूसरा हुआ. मेरी शेड्यूल बिल्कुल फिक्स रहता है, तो उस केस में मैं 2 क्लास नहीं कर पाती उस समय, तो इसलिए एडमिट कार्ड की ही न्यूज आपको दी. बताइए फटाफट से बताइए. बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. सिर्फ डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखने से नहीं चलेगा, है ना. सॉरी. नेक्स्ट है अडेप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स. यानी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है, अनुदेशन की युक्तियों को आप प्लान कर पाएंगे यदि आपको डेवलपमेंटल वेज पता होंगे, विकासात्मक फैक्टर्स का आपको पता होगा कि विकास के कौन से कारक होते हैं, किस स्टेज में बच्चा कैसे बिहेव करेगा. ये बात तो सही लग रही है. फिर है ट्रीट चिल्ड्रन इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस इन एन इक्विटेबल मैनर. अलग अलग स्टेज में सेम तरीके से थोड़ी ना आप बच्चों के साथ बिहेव कर सकते हो भाई. एक ऐसे भारतवर्ष में कहा भी जाता है कि बच्चा जब किशोर अवस्था में पहुंच जाए तो माता पिता को उसका दोस्त हो जाना चाहिए. जब छोटा हो 10-11 साल तक, तो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट थोड़ा सा होना चाहिए रूल्स वगैरह में, है ना. तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग माता पिता का भी व्यवहार बदलता रहता है. आपने अपने साथ भी ये देखा होगा. मतलब हर एक स्टेज में सेम तरीके से आप बिहेव नहीं कर सकते, ये बात निश्चित है. फिर है प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली कॉग्निटिव डोमेन. देखो विकास के 4 मुख्य परिप्रेक्ष्य हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल. इन चारों को ही फोकस करना होगा, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन से नहीं चलेगा, है ना. सिर्फ पेपर पेंसिल से, सिर्फ दिमाग वाले एस्पेक्ट से नहीं चलने वाला काम. तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ही सही है कि आपको डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज की यदि नॉलेज होगी ना, विकासात्मक कारकों का यदि ज्ञान होगा, तो आपको इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है इस चीज का आपको पता होगा एज अ टीचर. तो इसलिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ताकि आपको पता हो कि बच्चा किस स्टेज में कैसे बिहेव करेगा, क्या उसके स्टेजेस रहेंगी, कैसे कैसे वो डेवलप होगा. नेक्स्ट है लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस. शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक. भाई बच्चे कब तक नहीं सीख सकते, बताओ फटाफट से. कैन नॉट लर्न अनलेस, कब तक नहीं सीख सकते. पहला ऑप्शन है जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए. यानी दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन. सिर्फ सोशल एम्स, कोई बात नहीं. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. दे नो दैट द मटीरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर. जब उनको पता हो कि टेस्ट होगा तभी पढ़ेंगे. ये तो बहुत ही खराब आदत है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डाली है. दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न. वो सीखने के लिए तब तक राजी ना हो. या फिर दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन डेली बेसिस. जब तक घर वाले ना पूछे पढ़ाई की पढ़ाई की पढ़ाई की. भाई बच्चे को आपको क्या करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, उसके अंदर लर्निंग को लेकर के लव क्रिएट करना है, ताकि वो फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कर सके. Until and unless they are prepared to learn और motivated to learn और ready to learn, जब तक बच्चा तैयार नहीं है दिमागी रूप से और हर तरह से, तब तक आप उसको नहीं सिखा सकते. जब तक वो मोटिवेटेड नहीं है, जब तक वो सीखना चाहता नहीं है, तब तक आप कितना भी, फिर तो बीन ही बजाएंगे आप. बेशक बच्चा क्लास में बैठा होगा, सीखेगा नहीं जब तक वो तैयार नहीं है हर रूप में. क्वेश्चन नंबर 3 है थियोरी ऑफ सोशल. फिर वही होगा जैसा बोर्ड एग्जाम्स में जनरली होता है कि माँ बाप आए तो बच्चे ने किताब रखी हुई है मुंह पे और किताब के अंदर कुछ और रखा हुआ है ना, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है सीखने के लिए, वो मजबूरी में पढ़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. थियोरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. भाई सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम की जो थियोरी है
बंडीरा भी जिसके बारे में बात करते हैं वो किस चीज पे फोकस करती है, नेचर यानी हेरिडिटी, नर्चर यानी एनवायरमेंट, अडेप्टेशन जो आप एनवायरमेंट में करते हैं, और एमेंडेशन यानी पाठ संशोधन। इनका तो कोई पॉइंट है नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दो ही चीजें हैं। नेचर को हम हेरिडिटी कहते हैं यानी आनुवंशिकता कहते हैं, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, और ये स्टैटिक यानी फिक्स्ड होती है, आनुवंशिकता आप नहीं बदल सकते, किसी की जीन्स नहीं बदल सकते। नर्चर क्या है, इसको हम एनवायरमेंट कह सकते हैं, जो डायनेमिक है, जो परिवर्तनशील है, और इस बात को हम याद रखेंगे। सोशल लर्निंग थियरी का मतलब ही है समाज से बच्चा सीखेगा। समाज कहाँ है, वातावरण में है, पर्यावरण में है ना। तो नर्चर पे फोकस करेंगी सोशल लर्निंग थियरीज, और जो कॉग्निटिव या बाकी हैं वो थोड़ा सा फोकस करते हैं हेरिडिटी पे भी। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। साइको सोशल थियरी एम्फसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एकमात्र क्वेश्चन है जो साइको सोशल थियरी पे आज तक आया है, या दूसरा होगा हद से हद, क्योंकि पहले आ जाते थे, आजकल साइको सोशल, साइको सेक्सुअल, फ्रॉइड, एरिक्सन, इन सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हैप्पी लोहड़ी आप सभी को भी, है ना। अब बताओ फटाफट से, पेपर के चक्कर में कुछ नहीं याद। आज थोड़ा लाइक शेयर करो, मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं गया है, दोपहर का इवेंट था ना ये, तो कई लोगों को पता ही नहीं लगा होगा। मैं एक बार ये शेयर कर देती हूँ, कम्युनिटी में शेयर कर देती हूँ, टेलीग्राम पे तो अब क्या ही करें। बहुत बढ़िया, ग्रेट वर्क। चलो, अगर मैं बात करूं तो साइको सोशल थियरी को दिया है किसने, ध्यान रखिएगा, साइको सोशल लिखा है यानी मनोसामाजिक सिद्धांत, मन और समाज। इसकी बात एरिक एरिक्सन करते हैं, जिनकी थियरी में एक स्टेज है स्कूल एज, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी उद्यम बनाम हीनता। ये कौन सी एज है, ये स्कूल एज है, वही 6 से 10 के बीच के करीब की। ठीक है, ये एरिक एरिक्सन की थियरी है, मनोसामाजिक सिद्धांत। मैंने ये कराया हुआ है, एक बार सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, पुरानी वीडियो होगी बट उससे थियरी सेम ही है आज तक, एरिक एरिक्सन। अगर यहां गलती से साइको सोशल की जगह साइको सेक्सुअल लिखा होता, तब आप चुपचाप से आंसर फेलिक वाला लगा देते, क्योंकि ये सिगमंड फ्रॉइड की थियरी हो जाती। साइको डायनामिक भी इसी को कहते हैं। ठीक है बात। ऑपरेंट कंडीशनिंग आप कहेंगे बीएफ स्किनर, ये बिहेवियरिस्ट हैं फिर। ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक इसकी बात करते हैं, और ज्यादातर बिहेवियरिस्ट बात करते ही हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें जो आपको एक्स्ट्रा में पता होनी चाहिए। ठीक हो गई बात, ये एक्स्ट्रा का क्वेश्चन था एक, कह सकते हैं हम। वीडियो क्लियर है, रिफ्रेश करके देख लो, एकदम क्लियर चल रहा है। यहां से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू। भाई एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि बच्चों को जरूरत होती है अपने संस्कृति के द्वारा प्रदान ज्ञान की। वो किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं इसका उन्हें पता हो, और वहां से जो नॉलेज ट्रांसफर हो रही है वो भी उनको मिल पाए। अब इस केस में फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं एक बार लिंक शेयर कर देती हूँ, देन वील मूव फर्दर। एक मिनट रुको। तैयारी दबा के करो, अब कुछ सोचो मत, घबराओ मत कि कैसे होगा कैसे नहीं। आपका काम है पढ़ना, अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना समय आपके पास नहीं है, सोचने का समय जा चुका है। जितने सेशन यहाँ हो रहे हैं एटलीस्ट उतने ही अटेंड कर लो, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली, कल्चर की जरूरत है, सिंपल आंसर है वाइगोस्की। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों चीजों को बहुत ही इन्होंने महत्व दिया है। ठीक, एनवायरमेंट के फैक्टर्स के सर्कल्स की बात होती तब ब्रॉनफ्रेंड ब्रनर हो जाता। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग। आप एक शिक्षक के रूप में किसको आप मानते हैं, रैगिंग और बुलिंग को, जो रैगिंग चलती है कॉलेजेस में और धमकाना और डराना है, इन सबको आप बिल्कुल इनके अगेंस्ट हैं। एंड पुट अप पोस्टर्स एंड फॉर्म कमिटीज इन स्कूल्स। आप क्या करते हैं, कमिटीज फॉर्म कर लेते हैं स्कूल में इसके अगेंस्ट के, कोई भी अगर रैगिंग करेगा हम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक, द यंग एडोलेसेंट्स हु जॉइन यू विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। जो यंग बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, वो आपको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो किस स्टेज में होंगे ये पूछा है। वो मॉरलिटी के किस स्टेज में होंगे ये पूछा है हमसे, फटाफट से बताओ। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में होते तो फिर इस चीज के अगेंस्ट वो खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि नॉर्म होगी ये तो, है ना। ये पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशंस के बाहर। कन्वेंशन क्या है कि रैगिंग होगी स्कूल में, पहले तो होती थी, आजकल तो इलीगल है ना।
तो उसके बाहर, उसके परे हैं वो बच्चे, अपने नियमों के लिए खड़े हुए हैं दूसरों के लिए। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये, थर्ड लेवल आपका कोहलबर्ग की थियरी का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी प्रगतिशील शिक्षा जो है वो किस कथन से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा आप जानते हैं, जॉन डुई को याद कर लीजिए, लर्निंग बाय डूइंग को याद कर लीजिए, उनके एलिमेंट्री, यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल्स, लैब स्कूल्स की बात कर लीजिए। 1896 में शिकागो के अंदर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर के ये स्कूल्स ओपन किए थे। ठीक है बात, फटाफट से बताओ। टीचर्स आर दी ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। देखो, ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने इंफॉर्मेशन और अथॉरिटी को ओरिजिनेट किया है। फिर है नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। ये बात हम कह सकते हैं कि बच्चे को डायरेक्ट अनुभव मिलेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चा जब एक्टिव होगा तो वो सीखेगा। लर्निंग प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट वे विद फैक्चुअल गैदरिंग। फैक्ट्स को गैदर करके सिर्फ रटना होगा, उससे कोई नॉलेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और एग्जामिनेशन से कुछ नहीं होगा। यहाँ सिंपल बात है, नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। बच्चा एक्टिविटी करके सोशल लर्निंग करेगा, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में, ग्रुप्स में सीखेगा, ऐसा जॉन डुई मानते हैं। ठीक, एक सोशल प्रोसेस है। कोलैबोरेशन का मतलब है साथ में आके बच्चे आपस में साथ जुड़ करके सीख रहे हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसको दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने, उनके अनुसार द फॉलोइंग इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। एक एयरफोर्स के पायलट को, है ना, अभी मेरे एक भैया हैं उनका भी हुआ है, बताइए एक बार, एयरफोर्स पायलट को किस तरह की इंटेलिजेंस की जरूरत होगी, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से बताओ। किसी ने तो कुछ क्वेश्चन पूछा है सुपर चैट करके, मैं देख लेती हूँ, मेरी नजर चली गई है। मैम, आई डिड डीएलएड बट नॉट अटेंडेड क्लास, टेकिंग योर क्लास एंड ट्राइंग बेस्ट टू क्वालिफाई द सीटेट, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग फॉर नाउ। बिल्कुल अच्छा कर रहे हो प्रियंका आप, और ऐसे ही कंटिन्यू करो, और जितना किया गया है उसको करके मल्टीपल रिविजन्स करके और प्रैक्टिस कर लो। डीएलएड में ज्यादा सीटेट का कितना हेल्प करता है, जिन्होंने क्लियर किया होगा चैनल से उनको ही पता होगा, है ना। कोई ज्यादा खास अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, बट वो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं चैनल से तो वो अंतर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ही होते हैं। बताओ एक बार, एयरफोर्स पायलट में कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए होगी, तो हम कहेंगे काइंस्थेटिक। काइंस्थेटिक मतलब बॉडीली, गतिक, तभी तो वो पूरा एक टेस्ट कर रहे हैं ना फिजिकली आपको। ठीक, आप काइंस्थेटिक, और काइंस्थेटिक ऑप्शन में नहीं होता तो स्पेशल के साथ हम चले जाते हैं। ठीक है बात। इंटरपर्सनल तो लोगों से बातचीत के लिए जरूरी है, लिंग्विस्टिक भाषा पे पकड़ के लिए, इंट्रापर्सनल खुद को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्योंकि एक जरा सी प्रॉब्लम भी अगर आपको है तो भी दिक्कत है, अगर एयरफोर्स पायलट की अगर हम बात कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि पता चल रहा है आपके पेट में दर्द हो गया किसी दिन, आपको क्या स्टोन्स थे, और पूरा जो प्लेन आप उड़ा रहे थे वो गड़बड़ हो जाएगा। तो काइंस्थेटिकली इंटेलिजेंट होना जरूरी है एयरफोर्स पायलट को, सर्जन को। देखो एक बार, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन्स डेफिनेशन, स्पीयरमैन का जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर हमने डिस्कस किया है, अगर आपने पुरानी थियोरीज को देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर के। लाइक शेयर कर दो यार, क्यों दुखी हो, बताओ एक बार। जी फैक्टर इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर, जी फैक्टर का मतलब क्या है स्पीयरमैन की डेफिनेशन में, तो सिंपल आंसर है जनरल इंटेलिजेंस। देखो कई बार ऐसे आसान उत्तर ना हम गलत लगा देते हैं, जैसे LAD की फुल फॉर्म पूछी होगी। एक क्वेश्चन आता है TBLT का, आज मैं स्पेशल क्लास में करा भी रही थी। TBLT इंग्लिश पेडागोजी में आता है, इसको कहते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। अब आपको सब एक जैसे दिखेंगे, वहां चारों ऑप्शन, कहीं पे लिख दिया टास्क की जगह टूल कर दिया, टीचिंग की जगह ट्रेनिंग कर दिया। अगर आपका थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड में कमी हुई ना पेपर में, नंबर चला जाएगा आसान से क्वेश्चन में। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को और ज्यादा ध्यान से करना है कि जी फैक्टर का मतलब है जनरल इंटेलिजेंस, ना कि जेनेटिक, जेनरेटिव, ग्लोबल, कुछ नहीं, जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। और दूसरा होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स in an evidence is an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive functions। भाई बच्चे क्या हैं, हिडन ऑब्जेक्ट्स को, छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं। ये किस चीज का एविडेंस है, ये किस चीज का संकेत है, बताइए एक बार। किस चीज का संकेत है कि अब ऑब्जेक्ट परमानेंट होने लगा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये वस्तु स्थायित्व है, 18 से 24 महीने में आ जाता है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष में ये आ जाएगा। प्याजे की जो पहली स्टेज है उसी में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पैरिटी। देखो जेंडर पैरिटी की एज अ टीचर आपको बहुत जरूरत है समाज में। जेंडर पैरिटी का मतलब क्या है? लिंग समानता। आप बराबर माने मेल और फीमेल को, ठीक है, दोनों के साथ सेम व्यवहार करें। अब अगर हम बात करें तो लिंग समानता का मानदंड क्या हो सकता है? मतलब आप पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा वो समाज है जहां महिलाओं और पुरुषों की स्थिति समान है? किस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये पता लगाओगे? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। किस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये पता लगाओगे कि इस समाज में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति ठीक ठाक होगी? विशाखा नासिर, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए फटाफट से। कंपैरिजन करोगे मेल, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स का स्कूल में। टीचर्स तक तो बात बाद में जाएगी, पहले तो आप जनरेशन की बात करोगे ना उस समाज का, तो तब पता लगेगा। इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस अचीव्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 12, ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। हो सकता है बराबर लड़के और लड़कियों का एडमिशन हुआ हो, डिस्टिंक्शन कोई भी एक ला पा रहा हो, कुछ ज्यादा आ रही हो कुछ कम आ रही हो। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू क्लास 12, ठीक है। Whether the girl students are allowed to participate in competitions organized outside the school, ऐसा भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी ऑप्शन। जेंडर पैरिटी का को चेक करने का एक उदाहरण ये है कि आप ये देखें उस स्कूल में अगर समाज में क्या है, समानता है जेंडर के प्रति, तो आपको पता लग जाएगा कितने % लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्लास 12 से पहले ही, इवन 10th तक भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। आज भी ये जो आंकड़ा है बहुत अच्छा नहीं है भारतवर्ष में। मतलब जेंडर पैरिटी की कमी है हमारे समाज में। जब लड़के और लड़कियों दोनों की बात आती है तो कहीं ना कहीं माँ बाप पीछे खींच लेते हैं लड़कियों को कि बेटा पढ़ लेगा, बेटी पढ़ के क्या करेगी, ठीक। तो कंपैरिजन जो है, अगर इस कंपैरिजन को आप कर रहे हैं कि कितने बच्चे क्लास 12 तक लड़के और लड़कियों में से सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा हमारे समाज में कितनी पैरिटी है। तो ये थर्ड ऑप्शन यहां सही होगा। ये तो बाद की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले एडमिशन ही नहीं मिल रहा, जब कंपटीशन में भेजने की तो बहुत दूर की बात है, जब बेसिक शिक्षा नहीं दे पा रहे अगर हम, तो इसलिए आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन में भेजना तो तब है ना जब स्कूल में होंगी लड़कियां। समझ पाए बात को? इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन का कोई पॉइंट नहीं है। एडमिशन का पॉइंट होता तो समझ आता। डिस्टिंक्शन तो इंडिविजुअल नीड की बात है, कौन कितना अच्छा कर पा रहा है और किसका कितना इंटरेस्ट है उसमें, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, पेंसिल पेपर टेस्ट में। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स टीचर्स इन, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कितना हेल्प करेगा एक शिक्षक को, बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब क्या है? कोई भी दो लोग समान नहीं होते, हम में इंडिविजुअल अंतर पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, हमारे इंटरेस्ट, हमारे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सब में अंतर पाया जाता है। जरूरी नहीं है कोई भी दो लोग सेम हो। मेरी बात नहीं सुनती हैं आप, रानी कह रही हैं। रानी अगर मैं बात सुनूंगी तो बात कब करूंगी? ये समझाना भी तो जरूरी है ना, एग्जाम आपका आ चुका है। बताओ एक बार। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड विद बैकवर्ड स्टूडेंट्स, कोई पॉइंट नहीं हुआ। एक्सेप्टिंग एंड एट्रीब्यूटिंग द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब जो भी फेल हो कह दो इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये तो बेकार की बात हुई। मेकिंग देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म, देखो ये बात ध्यान रखना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यूनिफॉर्मिटी काम नहीं आती, यहाँ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, सबको एक डंडे से नहीं हाँकेंगे। असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, दिस इज गुड। इसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आप पहचानें। यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको देखने में समस्या है, कोई गिफ्टेड बच्चा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसको उसके अनुसार टीचिंग प्लान करेंगे आप। ऐसा नहीं सबको सेम तरीके से पढ़ा देंगे, है ना, या सिर्फ पिछड़े बच्चों पे ही ध्यान देंगे। सब पे आप उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे, इसलिए आंसर डी है, ना कि ए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन, कि लर्निंग अभी हो रही है, जैसे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपका फाइनल पेपर है, तो आपकी कहाँ कमी रह गई है उसको आप सुधारें। कितना आप जान पाए हैं उसको देख करके आप मोटिवेट हो, मतलब फोस्टर्स मोटिवेशन। सेग्रीगेशन के लिए कुछ नहीं होता, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। इंक्लूजन वर्ड अपनी डिक्शनरी में डाल लीजिए सेग्रीगेशन की जगह पर, ठीक। इंक्लूड करेंगे आप, सेग्रीगेट अलग थलग नहीं करेंगे। ग्रेड्स पे ही जोर देना बहुत अच्छी बात नहीं है। इज एन एक्सक्लूसिव एंड अपार से असेसमेंट एक्टिविटी, मतलब एक्सक्लूसिव है, कुछ ही लोगों के लिए होनी चाहिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, नहीं सभी के लिए होना चाहिए जब बच्चा सीख रहा हो। तो सिंपल बात है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि ये जज नहीं करता, फीडबैक और इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन फोस्टर होगी, बच्चों को पता लगेगा अभी उनको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। कंपैरिजन नहीं होता इसमें। स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, CCE के अंडर इसको लाया गया था कि जो विद्यालय में ही जो टीचर्स हैं वही आकलन करें बच्चे का, बजाय कि बाहर से एग्जामिनर आकर के आकलन करें।
फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक्स रेदर देन आउटकम, सिर्फ एग्जाम टेक्निक पे ही जोर देता है, या फिर ऑफर लेस कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स ओवर व्हाट विल बी असेस्ड, कम कंट्रोल ऑफर करता है, या फिर इंप्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी लर्निंग को सुधरवाता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे करके। ये बात हमें अच्छी लग रही है क्योंकि जो टीचर है वो माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा बच्चे को और पता लगेगा कहाँ जरूरत है इंप्रूवमेंट की। एनकरेज टीचिंग टू टेस्ट एज दे इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग से कुछ नहीं होता, होगा किससे, जब फीडबैक मिलेगा क्रिएटिवली उनकी लर्निंग को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, कहाँ कमी है उस पर फीडबैक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स ऑफ देयर वर्क इन अ नोटबुक टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस। मतलब कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसको दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अलग अलग चीजें बनाएं, चाहे वो फोटोज हों, चाहे वो एक्टिविटी का कुछ बातें हों, कि वो क्या कर सकते हैं। नमस्कार, बताइए क्या कर सकते हैं वो समाज के लिए, बताइए फटाफट से। इसको आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का असेसमेंट है? इसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट कहेंगे, क्योंकि उसको प्रॉपर अचीवमेंट्स, अपनी एक्टिविटीज दर्शानी पड़ेंगी कि वो क्या कर सकता है प्रॉपर, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो। बाय प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरमेंट, द स्कूल लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है ऐसा एनवायरमेंट जहां डिस्टर्बेंस कम हो, रेस्ट्रिक्शन कम हो, बच्चे खुल करके उनका फोकस लर्निंग की तरफ हो, ऐसा माहौल उनको दिया जाए। ठीक, तो ऐसे माहौल, अगर ऐसा माहौल मिलेगा तो क्या होगा, इक्वलाइजेस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, सभी के लिए करेगा। फिर है नॉर्मलाइजेस द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डेप्राइव्ड ग्रुप्स, गेट्स डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज एज साइंस, या सेंसिटाइजेस अदर चिल्ड्रन नॉट टू बुली और पुट टू द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन डाउन। बताइए। ए ऑप्शन, बाय प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट, जहां रेस्ट्रिक्शन कम है वहां इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो कौन हो, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हो जिनको मौका नहीं मिल पाया किसी भी कारणवश, क्योंकि प्रतिबंध कम है यहाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ शर्तें लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट कोइंसाइड विद टाइम ऑफ अटेंशन एंड इंक्रीजिंग दिस टाइम इन अ फेज्ड मैनर will be best suited to deal with which of the following disorders, यानी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट करने का समय धीरे धीरे कम किया जाए। मतलब मान लो 10 मिनट का टास्क है, उसको 2-2 मिनट में तोड़ करके किस बच्चे को दिया जाएगा जिससे उसका ध्यान भटके ना, तो ये ADHD वाला बच्चा होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, इसमें क्या होता है, बच्चे की अटेंशन एक जगह पे टिक नहीं पाती, तो ऐसे बच्चों को आपको छोटी छोटी ड्यूरेशन के, कम ड्यूरेशन के टास्क देने हैं जिससे उसकी एकाग्रता बननी शुरू हो। ठीक है, ADHD क्योंकि इसकी अटेंशन एक जगह पे टिकती नहीं है ऐसे बच्चे की। डिस्फेजिया होता है भाषा से संबंधित विकार, बोलने में, समझने में भाषा को प्रॉब्लम होगी, सेंसेस में प्रॉब्लम होगी, बॉडीली प्रॉब्लम आ सकती है, और बिहेवियरल डिसऑर्डर है डिसरप्टिव, मतलब बिहेवियर में कमी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द पीपल अराउंड हिम एंड विद सोशल इंस्टीट्यूशंस टू डील विद डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए कहेगा। मतलब इंटरैक्शन बच्चे का उसके समाज, उसके व्यवहार को डील करने के लिए। कोई बच्चा है जो अलग सा व्यवहार कर रहा है, बड़ा डिस्टर्बिंग व्यवहार करता है, तो इस व्यवहार को जानने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पीपल अराउंड हिम यानी उसके पेरेंट्स हो, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई बच्चे के व्यवहार को सुधरवाने के लिए या जानने के लिए। ये इकोलॉजिकल मॉडल है जिसको ब्रॉनफेन ब्रनर ने दिया है। ब्रॉनफेन ब्रनर इकोलॉजिकल मॉडल है जिसमें 5-6 मॉडल्स की उन्होंने बात की है। मैंने आपको याद भी कराया होगा, MMECE था ना, मतलब माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, फिर उसके बाद मैक्रो है, और देन क्रोनो। MMEMC, ये आपको 5 सिस्टम याद रखने हैं। MMEMC, पहला M है माइक्रो सिस्टम जहां बच्चा है, मीजो है जहां बच्चे के बाद वाले फैमिली है, स्कूल है, फिर है आपका एक्सो सिस्टम जिसमें
पेरेंट्स यानी माइक्रो और मीजो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर मैक्रो सिस्टम है, जो आपका कल्चर है, लॉज हैं, वो सब मैक्रो में आ गए। और क्रोनो है, जो 10-20 साल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज आया है। तो ये 5 सिस्टम से इस पर थियरी बनाई हुई है, एक बार देख लेना, चैनल पे ढूंढ करके डाल देना, ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का। इसमें कुछ थियरीज अलग आई थी, ये मैं मानती हूँ इस पेपर में। क्वेश्चन है, रेंजोली इज नोन फॉर हिज। रेंजोली एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गिफ्टेडनेस का एक मॉडल दिया है। आपको याद होगा, एसीसी सीमेंट से आपको याद कराया था, आजकल आता है या नहीं पता नहीं, है ना। एसीसी सीमेंट से आपको याद कराया था। वो बच्चा गिफ्टेड है जिसमें ये तीनों चीजें हैं, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। वो बच्चा क्रिएटिव कहलाएगा जिसमें ये 3 चीजें हैं। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? 3 सर्कल कहते हैं। 3 साइडेड नहीं कहते, इसमें साइड नहीं है, साइड होती है ये ट्राइंगल की साइड। ये 3 सर्कल मॉडल है जिसमें ये तीनों चीजें कॉमन होंगी, वो गिफ्टेड कहलाएगा। ये बच्चा गिफ्टेड कहलाएगा जिसमें एबिलिटी ज्यादा है, कमिटमेंट ज्यादा है, क्रिएटिविटी ज्यादा है। तो 3 सर्कल मॉडल है गिफ्टेडनेस का, रेंजोली ने दिया है। ठीक हो गई बात। फोन को लेटा के देखो, क्वालिटी अच्छी करके देखो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पहला ऑप्शन है, इट इज सेफ टू कंसिडर एप्टीट्यूड एज अ स्किल। जो उनके अंदर क्षमता है उसको स्किल मान लें वो। देयर इज नो नीड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को देखने की ही जरूरत नहीं है। द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंजेस, या फिर शुड इनिशिएट एंड लीड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर को नहीं, यहाँ बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व करना था। ठीक आंसर होगा, जैसे जैसे बच्चा चेंज होता है वैसे वैसे टीचर को क्या करना चाहिए? अडेप्ट करना चाहिए परिवर्तन को, क्योंकि इन बच्चों की क्षमता ज्यादा होती है, जल्दी से बोर हो जाएंगे यदि आपने इनको सही माहौल नहीं दिया तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। यानी इनमें से कौन सा एक तरीका जो है सबसे ज्यादा बेहतर है बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है अपने कुछ टाइम में। केस स्टडी करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स करेंगे, बिहेवियर रेटिंग स्केल करेंगे, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। बताइए, फटाफट से बताइए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे और मैं आपकी बातें सुनूंगी। फटाफट से बताओ, अभी 10 क्वेश्चन और हैं। अच्छा, धन्यवाद भारती, आपको अच्छा लगता है सेशन। बताइए, कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता, कई बार दिन का सेशन रात में होता है, फिर भी आप लोग इतने एक्टिव रहते हैं। स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन यानी संरचित व्यवहार परक अवलोकन, इसको SBO भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है, मान लीजिए टीचर ही है, वो बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा बच्चे के बिहेवियर को और स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब उसके पास पॉइंटर्स हैं कि ये बेसिस में उसका वैल्यू सिस्टम कितना हुआ है, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, अपनी एक्टिविटी या काम कितना अच्छे से करता है, ये सारे उसके पास पॉइंटर्स हैं, पहले से स्केल बना हुआ है, उसके बेसिस पे वो उसको ऑब्जर्व करेगा डेली एक्टिविटी करते हुए। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। The best way to increase the chances of learning disabled students to lead a full and productive life। ऐसे बच्चे जिनको सीखने में अक्षमता है, कोई एक पक्ष उनका पीछे है, ऐसे बच्चों को एक प्रोडक्टिव, एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आपको क्या कराना चाहिए? पहला ऑप्शन है, उनकी वीकनेसेस पे ही फोकस करेंगे। अगर सिर्फ वीकनेस पे फोकस करेंगे तो वो सीखेंगे कब? वीकनेस को सुधारने पे फोकस करते, रेमेडियल टीचिंग पे फोकस करते तो समझ में आता। मेंटेनिंग अ हाई एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन से क्या होगा? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी, वास्तविक। ये बात मैंने कल परसों भी डिस्कस की थी। टीचिंग अ वेराइटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको मल्टीपल वेज, कई तरीके अपनाने चाहिए पढ़ाने के, उनकी स्किल्स को जांचने के, है ना, अलग अलग संदर्भ में। ये बात अच्छी है कि आप डिफरेंट वेज अपना सकते हैं अलग अलग बच्चों के लिए, ठीक है ये बात भी। एनकरेजिंग दीज चिल्ड्रन टू डिफाइन देयर ओन गोल्स, ये थोड़ी सी बेकार की बात हुई कि वो अपने आप ही डिफाइन कर लें, फिर आपका क्या रोल रहेगा क्लास में अगर आप उनको मदद नहीं कर पाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थियोरी ऑफ वाइगॉस्की, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यदि मैं बात करूं तो कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, यानी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं ले पाते सोचने में। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत करेंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल यदि हम छोटी एज में करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, या फिर सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच लोएस्ट होती है स्कैप फोल्डिंग की। ये सब
बेकार की बातें हैं। सिंपल सा आंसर है कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। ऐसा वाइगोस्की मानेंगे, गलती से भी इसको कंसिडर मत कर लेना, ये गलत है। ठीक, SCL सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, वाइगोस्की के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सामान्य बुद्धि लगानी है, विशेष बुद्धि मत लगा देना पेपर में, नहीं तो नंबर चला जाएगा। ठीक है, जो पढ़ा है उसको चुपचाप से यूज करना है। टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट एंड और कंट्रोल फिनोमिनन आर द गोल्स ऑफ, यानी आप एक्सप्लेन कर पाए किसी चीज को, प्रिडिक्ट यानी अनुमान लगा पाए कि इसमें ऐसा हो सकता है, ये संभावना है, और कंट्रोल कर पाए, इसको क्या कहेंगे, कैसी रीजनिंग है ये हमारी साइंटिफिक मेथड है जो इस बात पे जोर देता है कि बच्चा क्या करे, प्रिडिक्ट कर पाए क्या होगा, एक्सपेरिमेंट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, जान पाए चीजों को। अब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अ क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स एरर्स इन मैथमेटिक्स एज अ टीचर यू वुड, एक कक्षा 7 का बच्चा है जो गणित में कुछ गलतियां करता है, आप क्या करेंगे बताइए। मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे हम लोग मीटअप में। प्रोवाइड द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर, सिर्फ सीधा सही आंसर पकड़ा देंगे, उससे तो नहीं होगा। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर, उससे क्या होगा। ask the student to use alternative method और redo it to find out errors on his or her own, मतलब शिक्षार्थी से कहेंगे कि तुम विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करो, और भी तो वैकल्पिक तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, दूसरे मेथड से ट्राई करो और गलती का पता लगाओ कि कहाँ कमी है। और मैथ्स में तो होता है ना, रीचेक कर सकते हो आप, क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर को। शो द स्टूडेंट वेयर द एरर्स वर मेड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू रीडू इट, आप क्यों बताएंगे, उसको खुद पता करने दीजिए ना, दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हो। बच्चा ज्यादा एक्टिव सी ऑप्शन में बजाय कि डी के। ठीक है, बच्चे को एक्टिव ढूंढना है, ये आपका पहला फंडा होना चाहिए पेपर का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी एसोसिएटेड विद, इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। हम 8 के साथ ही जाएंगे, एनसीईआरटी 8 की ही बात करता है। आपको कोई 53 बताने लग जाए तो मान मत लेना, कुछ नहीं होगा उससे। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है अभी तक अपनी, पर्टिकुलरली जो उनकी बिल्कुल ऑर्गेनाइज थ्योरी है। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक डोमेन होगा जो इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएंगी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कह सकते हैं। नेचुरलिस्टिक का तो अलग, नेचर से रिलेटेड होगा ये तो। विजुअल स्पेशल है जिसको जगह देखकर, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, आपका ये है स्कल्पचर्स हैं, इन सबको पता होगा। जो कार्टोग्राफर्स हैं, जो मैप वगैरह बनाते हैं, जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं, उनमें ये पाई जाएगी विजुअल स्पेशियल। ये इमोशनली इंटेलिजेंस का इससे कोई मतलब नहीं। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को अभी तक एनसीईआरटी ने नहीं माना है। ठीक, ये एक डिफरेंट चीज है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, जिनमें ये दोनों बुद्धि हैं, वो इमोशनली इंटेलिजेंट पाए जाएंगे, जो खुद को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और जो जमाने को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जमाने से मेरा मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों को, जिन लोगों से वो मिलते हैं सोशली, उनको भी, वो उनकी भावनाओं को भी, उनके व्यवहार को भी, उनकी सोच को भी समझ पाते हैं, और वो खुद को भी समझ पाते हैं कि मैं कौन हूं। ऐसे लोग इमोशनली इंटेलिजेंट पाए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि दुनिया कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये हुई एक बात, ए ऑप्शन। Which of the following facts has been least discussed in the psychology of emotion? इमोशन की साइकोलॉजी में, इमोशन से रिलेटेड, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस पेपर में हैं ऐसे जो कह सकते हैं हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से पूछे हुए हैं। बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ, जल्दी जवाब दीजिए। 27 का सी, यानी इमोशंस आर अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। ये बात तो सही है, कॉग्निशन और अराउजल से जुड़े हुए हैं, एक साथ एनर्जी आपकी बहाव होता है। इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिएक्शन, ये बात भी सही है। आपके शरीर पे भी आपको पसीने आने लगते हैं जब आप टेंशन में होते हैं, इस तरीके की चीजें। तो ये साइकोलॉजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी है, ऐसा जेम्स एंड लैंग कहते हैं, थ्योरी है जेम्स एंड लैंग की। इमोशंस मे नॉट ओनली अकर विद इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास। ये बात तो सही है, हमें समझनी चाहिए कि जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके हिसाब से ये सही है। इमोशन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग, हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है इमोशंस के मामले में, कि इमोशंस मे नॉट ओनली अकर विद इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास। जरूरी है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ पूरी क्लास वैसा ही फील कर रही हो, नहीं, है ना। तो ये सबसे कम डिस्कस की जाती है कि हालांकि ये पॉसिबल है कि एक, जैसे नेशनलिज्म को लेके हमारे अंदर एक भावना रहती है तिरंगा देख करके, कि
ज्यादातर लोग वैसा फील कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे, बट ये सबसे कम है अगर हम बात करें इमोशनल साइकोलॉजी के डिस्कशन की। राजेश इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली। राजेश एक बच्चा है जो मैथ्स की किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करता है। द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर अ वे टू सॉल्व इट कंप्लीटली इज नोन एज। भाई एक इनर फोर्स है इस बच्चे के अंदर जो इसको क्या करता है, कंपेल करता है कि वो सर्च करे, कोई ना कोई एक तरीका निकाले जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए, देखिए एक बार। क्या कहेंगे आप इसको, बताइए। ए कहेंगे, मतलब मोटिव, ठीक, मोटिव है सॉल्व करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली सीक्वेंस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराई हुई है, याद हो आपको तो इसका सीक्वेंस बता दीजिए। लो मैं लिख भी देती हूँ। एनडीए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, ये एनडीए याद करने के लिए है, और जीएआर गार, गारो खांसी से गार याद रख लो, एनडीए एनडीए से याद रख लो। एनडीए गार, ये इसके 6 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं मोटिवेशन साइकिल के। नीड से शुरू होती है, आवश्यकता से। ड्राइव डी, अराउजल उत्तेजना, फिर ये अराउजल ज्यादा होगा तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपको करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, अचीवमेंट आपको हो जाएगी किसी गोल की। और फिर आपका जो अराउजल था, ये जो एनर्जी थी, ये धीमी पड़ जाएगी। जब आपका सीटेट खत्म हो जाएगा फिर आप क्यों बेकार में सीटेट की तैयारी करोगे, है ना, अगर अगली बार ना देना हो तो सबसे पहले नीड, आपको एग्जाम क्लियर करने की नीड है। ड्राइव है अंदर आपके, भाई कुछ तो प्रूव करना ही है या मेरे को तो एग्जाम क्लियर करना ही है। अराउजल, अब आप बैठ नहीं पा रहे शांति से, बिल्कुल करना है एक्शन लेने के लिए, और ज्यादा आप बिल्कुल उत्तेजित हो रहे हैं, तो आपको ये उत्तेजना क्या कराएगी, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कराएगी। या तो आप लेट्स लर्न पे आएंगे, कोई कोर्स लेंगे, कोई किताब लेंगे, आप एक्शन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं गोल की डायरेक्शन में। जब आप गोल की डायरेक्शन में जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अचीव कर लेंगे उस गोल को। जब आप अचीव करेंगे तो इस अराउजल का, ये जो उत्तेजना थी, जो आग थी आपको जीने नहीं दे रही थी, ये शांत हो जाएगी। फिर कोई और नई नीड आएगी, फिर कोई नई उत्तेजना, कोई नई ड्राइव, कोई नया एक्शन। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। लास्ट ऑप्शन, विच, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन दी सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, सोशल लर्निंग भी कहते हैं, सोशल कॉग्निटिव भी कहते हैं। बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट भी इसी में हुआ था। बेंड्यूरा की थ्योरी में कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण है, ये पूछा है हमसे। बहुत खुशी की बात है, आप लोग इतनी रात को भी 11,000 11,500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लाइक शेयर करो, अच्छा लगता है। और पूरी कोशिश रहेगी मेरी पेपर तक, बिना किसी और अदर मोटिव के, कि आप बेहतर कर पाए एग्जाम में। बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा, रेपिटेशन थोड़ी होगा यार, रिटेंशन। एग्जैक्टली, आप भूल गए हैं शायद। 4 स्टेप बताए थे मॉडलिंग की प्रोसेस के, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, कि कैसे आप ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अटेंशन, मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा, आपकी अटेंशन गई, आपका अवधान गया, ध्यान गया, और आपकी अटेंशन गई। जहां पे अटेंशन जाती है वो चीज आपके दिमाग में टिक जाती है, रिटेंशन हो गई। जैसे आपने कोई गाना सुना, आपकी अटेंशन गई, रिटेंशन आपके दिमाग में रह गया वो। ठीक, अगली बार आपने खुद रोटी बनाने का ट्राई किया, यानी रिप्रोड्यूस किया, या फिर प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, उस एक एक्ट को, खुद गाना गाने का ट्राई किया, और किसी ने आपको कर दिया रीइंफोर्समेंट कि भाई बहुत अच्छा गाते हो आप, बेशक आप बाथरूम सिंगर की तरह गा रहे हो, तानसेन बता दे कोई आपको, तो रीइंफोर्समेंट। तो इन 4 स्टेप्स के थ्रू देख करके लर्निंग होती है, ये बात आप याद रखेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम मॉडलिंग की प्रक्रिया कहते हैं, हिंदी में भी इसको मॉडलिंग से ही याद रखिएगा। बेंड्यूरा ने इसकी बात की है, कैसे हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। ये चारों का कोई पॉइंट नहीं था यहाँ पे। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए हैं, जरा कष्ट करो बताने का, ताकि पता तो लगे कि आप कितने तीर मार रहे हो आजकल। और मुश्किल पेपर था ये, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो। वैसे तो इसमें सच कुछ मुश्किल नहीं है, कॉमन टॉपिक्स हैं, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े टेढ़े तरीके से पूछ लिए हैं। तो इस केस में आप क्या करते हैं, 2-3 नंबर का क्या कर देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, कि मान लो 30 में से 30 आ रहे थे तो अब 27-28 आ जाएंगे अगर मुश्किल आ जाए तो। बस इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जिसके 25 या 25 से अधिक आए हैं इस एग्जाम में, वो माने उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, अगर उसने पहले ये पेपर सॉल्व नहीं किया था तब। ठीक है, 28, 26, 24, बहुत बढ़िया। हाँ, 1,1600 लोगों ने लाइक नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, बल्कि कई लोग सो भी गए होंगे, है ना। बहुत बढ़िया, सही है, ग्रेट वर्क, बहुत बढ़िया। चलो फिर कमेंट करके बता देना, कल मिलेंगे 26 आउट ऑफ 30, बिल्कुल
कल मिलेंगे, और कल हम 3:30 तो मिलते ही हैं डेली, वैसे ही मिलेंगे 3:30 3:30 के आसपास, या 3 बजे भी अगर पॉसिबल हुआ तो। और यही सीडीपी करेंगे, रात को हम ईवीएस करेंगे कल, है ना। ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय। कोई बात हो तो कमेंट कर देना, और टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, और कुछ हाथ में है भी नहीं अब पेपर।